20 नवंबर 1969 की सुबह जब खाना काबा का तवाफ जारी था तो फजर की नमाज के फौरन बाद हरम के स्पीकर से आवाज आई, ऐ मुसलमानों, कयामत आ गई है और इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो गया है। साथ ही हर तरफ से गोलियों की आवाजें आने लगी। इस वक्त 1 लाख से ज्यादा मुसलमान बैतुल्लाह में मौजूद थे कि अचानक 400 से 500 लोगों ने खाना काबा पर हमला कर दिया। 2 सिक्योरिटी एहलकारों को गोली मार दी गई। इसके बाद जिसकी भी ऊंची आवाज आती उसे मार दिया जाता। एहराम बांधे हुए मुसलमान डर गए और बैतुल्लाह में हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। इन 400 से 500 मुसल्लह लोगों ने खाना काबा का तवाफ रोक दिया और सब लोगों को जमीन पर बिठा दिया। ये तकरीबन 40 साल पहले की बात है। तारीख में एक बार फिर खाना काबा का तवाफ रोक दिया गया था। आखिर कौन थे वो लोग और इस दिन क्या हुआ था? क्यों खाना काबा पर हमला किया गया और कितने दिन वो मुहासिरा जारी रहा? किसने खाना काबा को इन बागियों से आजाद करवाया? इस ऑपरेशन में परवेज मुशर्रफ ने क्या किरदार अदा किया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको इस दिन होने वाले हमले और बाद की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। हुआ यूं कि 55 साला काबा के इमाम शेख अब्दुल्ला अस्सबील काबा के बिल्कुल सामने खड़े थे और इनके पीछे सफों में नमाजी मौजूद थे। इमाम ने मामूल के मुताबिक नमाज पढ़ाई। इसके बाद उन्होंने मुसल्ले पर अपना रुख तब्दील करके माइक में दुआ शुरू की। इसी दौरान उन्होंने देखा कि पिछली सफों से कुछ लोग कंधों पर एक ताबूत उठाए हुए आगे आ रहे हैं। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। हज अभी 20 दिन पहले खत्म हुआ था और अभी लाखों हाजी मक्का में मौजूद थे। इनमें से जो भी फौत हो जाता उसकी कोशिश होती कि नमाज जनाजा मस्जिद हराम में इमाम काबा की इमामत में अदा हो। शेख अब्दुल्ला अस्सबील ने दुआ जारी रखी, लेकिन सरों पर सुर्ख धारीदार साफे बांधे। हे, ये लोग उन्हीं की तरफ बढ़ते गए, यहाँ तक कि बिल्कुल करीब पहुंच गए। उनके आगे आगे मेले कचेले कपड़ों में मलबूस उलझी हुई दाढ़ी वाला एक आदमी था। उसने इमाम काबा को एक तरफ धकेलकर उनसे माइक छीन लिया और माइक अपने मही के करीब लाकर बदवी अरबी में पूरी ताकत से चीखा, बरादर इस्लाम, अल्लाहु अकबर, मेहदी का ज़ुहूर हो गया है। इसी दौरान उसके साथियों ने अपने उस ताबूत में छुपी हुई क्लाशनकोफ निकालकर लहराना और जवाबी नारे लगाना शुरू कर दिए। मेहदी का ज़ुहूर हो गया है, मेहदी का ज़ुहूर हो गया है। मुकम्मल हमले के बाद लीडर जहीमान अल अतेबी नामी 33 साला सऊदी शहरी सामने आया और उसने इमाम मेहदी की आमद का ऐलान कर दिया और अपने ही एक साथी को सबके सामने बुलाकर कहा कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी है और ये इमाम मेहदी है। आप सब पर फर्ज है कि उसके हाथ पर बैत करो। कहा जाता है कि वो रिश्ते में उसका बहनोई था। हमला आवरों की क़यादत करने वाले उस शख्स जहीमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल अतेबी का ताल्लुक नज्द के एक मशहूर बदवो कबीले से था। खाना काबा में दाखिल होकर दरवाजे बंद कर दिए गए और 1 लाख नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। तवाफ काबा रोक दिया गया। उसने अपने बहनोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी को इमाम मेहदी करार दे दिया। ये सदियों में पहला मौका था जब खाना काबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी हुकूमत ने फौरन अपनी फौज तैयार की और उनको खाना काबा की तरफ भेजा, मगर खाना काबा के तकद्दुस की वजह से या कम तरबियत की वजह से वो भी कुछ ना कर सके। और दूसरी वजह ये थी कि जहीमान के ग्रुप में मौजूद स्नाइपर्स मीनारों के ऊपर बैठ गए थे और अपनी पोजीशन सेट कर ली थी। बाहर से जो भी फौजी सामने आता या जो भी गाड़ी नजर आती वो भून देते और अचानक बड़ा हमला करने से 1 लाख लोगों की जानों को खतरा था जो इन बागियों के कब्जे में थे और खाना काबा की इमारत को भी खतरा था। सऊदी हुकूमत ने मीडिया मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था ताकि इस वाक़े के बारे में किसी को खबर ना हो, लेकिन वो इसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हुए। पाकिस्तान में इस खबर के आने के बाद इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला कर दिया गया था, क्योंकि ईरान की जानिब से इसे अमेरिका और सऊदी साजिश करार दिया गया था। पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई और वहां मौजूद पूरी दुनिया से आए हुए उम्रा ज़ायरीन में से बहुत सारे मारे जा चुके थे।
खाने काबा पर बागियों ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था और जो बात करता उसको गोली मार दी जाती। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल बागियों का लीडर जहमान पहले सऊदी फौज का भी हिस्सा रहा था। वो सारे रास्ते जानता था, उसे एक एक खुफिया जगह का पता था। इसका बाप भी आले सऊद के साथ उठता बैठता था। जहमान एक वक्त में सऊदी मुफ्ती आजम का शागिर्द भी रहा था और वो कई सालों से सऊदी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा था और कई बार जेल भी जा चुका था। ये सारा प्लान कई सालों से चल रहा था। खाने काबा के अंदर असलहा मरने वालों के ताबूतों में डालकर सप्लाई किया जा रहा था और ये काम इतने खुफिया तरीके से किया जा रहा था कि किसी को खबर नहीं थी। और यूं 20 नवंबर को इन दहशतगर्दों ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक खाने काबा पर कब्जा कर लिया था। तकरीबन 2 हफ्तों तक वो मुहासिरा जारी रहा। 2 हफ्तों तक ताफे काबा बंद रहा। इन खारजियों के हमले का मकसद ये था कि मस्जिदुल हराम पर कब्जा करके नकली इमाम मेहदी का ऐलान किया जाए ताकि दुनिया भर से मुसलमान उसकी बैत के लिए आए और सऊदी अरब पर प्रेशर डालें कि इमाम मेहदी को कुछ ना कहा जाए। इससे ये होता कि सऊदी अरब का जरिया माश भी खत्म हो जाता और दीगर मुल्कों का सऊदी हुकूमत की सिक्योरिटी से एतमाद भी उठ जाता। और अगर ये कब्जा कुछ अरसा मजीद रहता तो यकीनन दूसरे ममालिक में भी जंग शुरू हो जाती। ये एक प्री प्लान साजिश थी। सऊदी हुकूमत सोच रही थी कि कैसे खाने काबा पर अबहे को आजाद करवाया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस हुकूमत की तरफ से सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे थे। सऊदी फौजियों ने ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर काम करना शुरू कर दिया। 3 तरफ से हमला किया गया, लेकिन जंगुओं की उम्दा पोजीशन और डिसिप्लिन की वजह से सरकारी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इसके बाद हेलीकॉप्टर से फौजियों को मस्जिद के अंदर उतारने की कोशिश की गई, लेकिन जंगुओं ने उन्हें छत पर उतरने से पहले ही फिजा में मार गिराया। इसी दौरान किसी को बिन लादेन ग्रुप का ख्याल आया। ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप चूंकि मस्जिद की तौसी का काम कर रहा था, इसलिए उनके पास तफसीली नक्शे मौजूद थे। उसामा बिन लादेन के बड़े भाई सलीम बिन लादेन ने मस्जिद के बारे में मालूमात फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। अब मामले की संगीनी खुलकर सामने आई। मस्जिद हराम के अंदर तवील राहदारियों, दालानों, सहनों, तहखानों और सुरंगों का जाल बिछा हुआ था। इसलिए बराह रास्त कार्रवाई से हजारों लोगों की जानों के नुकसान का अंदेशा था और कामयाबी फिर भी मुश्किल दिखाई देती थी। इधर जहमान और इसके साथियों की जानिब से मस्जिद के लाउड स्पीकर से तकरीरों का सिलसिला जारी था। अब उन्होंने अपने मुतालबात पेश करना शुरू कर दिए थे, जिनका लबलुबाब ये था कि मगरबी मुल्कों से ताल्लुकात तोड़ दिए जाए, हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, अमेरिका को तेल की फराहमी रोक दी जाए और तमाम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से निकाल दिया जाए। चौथे रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार मस्जिद की कुछ दीवारों में सुराख करके अंदर घुस गए और बाज हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया, लेकिन हाजियों की बड़ी तादाद अब भी जंगुओं के कब्जे में थी। सऊदी फौजियों ने भी कुछ बागियों को फायर मारकर हलाक कर दिया था, मगर मुकम्मल कब्जा अभी तक उनके पास नहीं था। मुख्तलिफ दरवाजों से सऊदी फौजी दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बागी औरतें अपने मुर्दा साथियों के चेहरे मस्ख कर देती थीं ताकि उनकी शनाख्त न हो सके। इसी दौरान अचानक मबीना इमाम मेहदी कहतानी के सर में एक गोली लगी और वो मारा गया और उसकी लाश इस हालत में सिक्योरिटी हुक्काम के कब्जे में आ गई कि चेहरा सलामत था। इससे बाज जंगजू सकते में आ गए कि अगर इमाम मेहदी ही मारा गया है तो दुनिया पर गलबा कौन पाएगा और बाकी बशारतें कैसे पूरी होंगी। अलबत्ता जहीमान ने बहुत कोशिश की कि कहतानी की मौत की खबर को किसी न किसी तरह दबाया जाए, मगर वो नाकाम रहा। इधर फौजी दिमाग सर जोड़े बैठे थे कि बागियों से खाना काबा को किस तरह आजाद करवाया जाए। किसी ने मंसूबा पेश किया कि सुरंगों में पानी छोड़ दिया जाए और फिर उस पानी में बिजली छोड़ दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग समझते हैं कि इस मंसूबे पर अमल हुआ था और इसी तरीके से बागियों पर काबू पाया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि यह प्लान रद्द कर दिया गया था, क्योंकि एक तो मक्का में इतना पानी ही नहीं था कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद को भर सके, जिसका वसी रकबा था, और हमला आवरों के अलावा हाजियों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी जिनकी हलाकतों का अंदेशा था। सऊदी सिक्योरिटी चीफ
तुर्की अल फैसल ने इस मौके पर कहा था कि काबा को भरने के लिए रेड सी भी नाकाफी होगा। जब सऊदी हुक्काम आजिज आ गए तो उन्होंने फैसला किया कि बैरून मदद हासिल की जाए। इस वक्त अमेरिकन CIA के कमांडोज सऊदी सिपाहियों को तरबियत दे रहे थे, लेकिन सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र फैसला किया गया कि इस मौके पर अमेरिका के मुलव्विस होने के सियासी असरात पड़ेंगे। इसलिए नजर इंतखाब निस्बतन गैर जानिबदार मुल्क फ्रांस पर पड़ी। इस वक्त फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विसेज के सरबराह काउंट क्लॉड अलेक्जेंडर थे। फ्रांसीसी हुकूमत के जरिए उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने तजवीज़ पेश की कि काबा के अंदर गैस छोड़ दी जाए, जिससे बागी और यरगमाल दोनों बेहोश हो जाएंगे और यूं हमला आवरों पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। इस मकसद के लिए फ्रांसीसी खुफिया इदारे GIGN के 3 कमांडोज को हंगामी बुनियाद पर सऊदी अरब भेजा गया, लेकिन यहाँ एक मसला दरपेश था कि सऊदी कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम हरम में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कलिमा पढ़ाया गया और फिर मक्का पहुंचा दिया गया। उन्होंने अपना काम फौरन शुरू कर दिया। मस्जिद की वुसअत का मसला फिर आड़े आया। इसमें दालान, सहन और राहदारियों की कसरत थी, जिनमें से अक्सर हिस्से खुले थे, इसलिए गैस का खातिर खा असर नहीं हुआ। लेकिन इसी दौरान सऊदी हुक्काम ने दूसरा ऑपरेशन शुरू कर रखा था। जो ही गैस दाखिल की गई, इसके साथ ही मास्क पहने हुए सिपाहियों ने मस्जिद की दीवारों में सुराख कर लिए और वहां से अंदर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिए, जिससे बहुत से हमला आवर हलाक हो गए। इस वक्त मुहासरे को 14 दिन गुजर चुके थे। बागियों का असलहा, खुराक और हौसला खत्म हो चुके थे। ऊपर से मुबैना इमाम मेहदी भी मारा जा चुका था। इसलिए बच्चे खच्चे बागियों ने 4 दिसंबर को अपने आप को हुकूमत के हवाले कर दिया। उनमें जहमान अल अतेबी भी शामिल था। सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल जहमान को देखने अस्पताल गए तो उसने शहजादे का हाथ थाम लिया और कहने लगा कि शाह खालिद से कहो मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मगर इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। इसने कहा, सर आई एम वेरी रिग्रेटफुल, प्लीज कैन यू इंटरसीड फॉर मी विद किंग खालिद। इसकी दरखास्त कबूल नहीं की गई और अगले चंद दिनों में जहमान को उसके 62 साथियों समेत सरआम सजाए मौत दे दी गई और यूं इस वाक़े का खात्मा हुआ। 2016 के दौरान इस किस्म की इतलात गर्दिश में आ गई कि पाकिस्तानी कमांडोज ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। जब जनरल परवेज मुशर्रफ इक्तदार में आए तो ये भी कहा जाने लगा कि इन कमांडोज में वो भी शामिल थे। 2016 में एक निजी चैनल के एंकर जावेद चौधरी के प्रोग्राम में पाकिस्तानी सियासतदान अहमद रजा कसूरी ने भी इसी किस्म का दावा किया था कि मेजर परवेज मुशर्रफ ने काबा से दहशतगर्दों को निकाला। लेकिन इस दावे की तरदीद में देर नहीं लगी। चंद मिनटों के अंदर अंदर इसी प्रोग्राम के दौरान ब्रिगेडियर जावेद हसैन ने फोन करके कहा था कि ये बात बिल्कुल गलत है और पाकिस्तानी कमांडोज इस कार्रवाई में शामिल नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक अगर परवेज मुशर्रफ ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया होता तो वो इसका जिक्र अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में जरूर करते। इस किताब में उन्होंने 1969 के मुख्तलिफ वाकयात तो लिखे हैं, लेकिन मक्के में होने वाले किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया, बल्कि वो लिखते हैं कि 1969 में उनकी पोस्टिंग कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में बतौर इंस्ट्रक्टर थी। जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में उनका बतौर मेजर कमांडो मक्का में होना खारिज अज बहस हो जाता है। वो 1969 के वाकयात का जिक्र करते हुए ये तक बताते हैं कि उन्होंने स्टाफ कॉलेज में बगैर पर्ची के तकरीर करने का हुनर सीख लिया था। कैसे उन्होंने 15 मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों के साथ बड़ा यादगार वक्त गुजारा। मगर अगर मुशर्रफ ने कोई जिक्र नहीं किया तो इस ऑपरेशन का परवेज मुशर्रफ अपने सैयद होने पर नाज करते थे और बड़े फख्र से कहते थे कि मेरे लिए खाना काबा का दरवाजा खोला गया था। लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि खाना काबा को आजाद करवाने में किरदार अदा किया। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस ऑपरेशन में हिस्सा तो लिया गया था, मगर इस ऑपरेशन को मेजर सैयद वकार कमांड कर रहे थे। इस 2 हफ्ते मुसलसल जारी रहने वाले मुहासरे के बाद बिल आखिर मस्जिदुल हराम को बागियों से छुड़ा लिया गया। कई बागियों को हलाक कर दिया गया और जहीमान अल अताबी और इसके साथियों को 6 जराइम के इर्तिकाब पर सऊदी आजियों ने सजाए मौत दी। और वो जराइम ये थे:
मस्जिद उल हराम का तकद्दुस पामाल करना, नाहक मुसलमानों का कत्ल, हाकिम वक्त की नाफरमानी, मस्जिद उल हराम में नमाज की अदायगी को रोकना, इमाम मेहदी का झूठ, अदावा का मासूम मुसलमानों को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करना। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।